नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी एक विकट परिस्थिति में राजनीति कर रहे हैं। विकट परिस्थिति ये है कि सभी लोग, चाहे विपक्षी दल हों, उनके प्रशंसक हों, उनके आलोचक हों, सब उनसे अपेक्षाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन जब भी वो कुछ करते हैं तो उनकी आलोचना शुरू कर देते हैं। मैं उन प्रशंसकों की बात नहीं कर रहा हूं जो राहुल भक्त हैं। उन भक्तों को आप दरकिनार कर दीजिए। इस तरह की भक्ति का मैं समर्थक नहीं हूं, चाहे वो मोदी भक्ति हो या राहुल भक्ति हो। लेकिन राहुल गांधी अगर कुछ कर रहे हैं और अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए, जो कि बार बार उनसे छीन लिया जाता है। छीन इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो उस तरह से शक्तिशाली जगह पर नहीं बैठे हैं, वो ऐसी सत्ता उनके पास नहीं है जो बहुत कुछ तय कर सके। वो सफलता का एक जो उपलब्धि होती है वो उनके पास नहीं है, इसलिए उन्हें बार बार कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उनके इर्द गिर्द सवालों के जंगल खड़े कर दिए जाते हैं। अब मैं ये जो भूमिका बांध रहा हूँ ये बिहार के संदर्भ में है। बिहार में महागठबंधन में घमासान मचा हुआ था। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए अपना चेहरा बनाए ना बनाए, इसको लेकर पसोपेश था। फिर सीटों का झगड़ा चल रहा था और ये जो कुछ भी हो रहा था उसमें सबसे ज़्यादा दोष दिया जा रहा था राहुल गांधी को और कांग्रेस को। राहुल गांधी के लिए ये कहा गया कि जब ये सब काम करना था तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे, वहाँ मेल मिलाप में लगे हुए थे, और यहाँ उनकी पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता थे वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते सीटों के बंटवारे में गफलत पैदा कर रहे थे और एक तरह का तनाव उन्होंने निर्मित कर दिया था। यही नहीं, दूसरा ये भी कहा गया राहुल गांधी के बारे में कि जब तेजस्वी यादव ही इकलौते चेहरे हैं महागठबंधन के पास और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, जनता में भी उनकी अच्छी साख है, लोकप्रियता है, रेटिंग में सबसे आगे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं उनके नाम को इंडोर्स करते हैं, मामला ख़त्म हो जाए, विवाद ख़त्म हो जाए। और राहुल गांधी ने सचमुच में अभी तक तो अपनी ज़ुबान से ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। अब ये सोचिए, दोनों तीनों सिचुएशन को आप ध्यान में रखिए। पहले हम तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर ही बात करते हैं। ये सोचिए कि अगर राहुल गांधी अपनी तरफ से ये ऐलान करते तो उसका क्या मैसेज जाता। उसका मैसेज यही जाता कि आरजेडी राहुल गांधी के एंडोर्समेंट के लिए तरस रही थी या राहुल गांधी के एंडोर्समेंट पर वो निर्भर है कि राहुल गांधी इंडोर्स करेंगे तब वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। तो एक निगेटिव मैसेज जाता कि आरजेडी जो है वो कांग्रेस के मातहत काम कर रही है या तेजस्वी यादव राहुल गांधी के मातहत काम कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी से हरी झंडी ज़रूरी है। राहुल गांधी ने इसको अवॉइड किया, लेकिन आप जानते हैं कि जब वहाँ पर उन्होंने वोट अधिकार यात्रा की थी तो पूरे समय उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे, दीपंकर मुखर्जी भी थे, माफ़ कीजिएगा नाम थोड़ा निकल गया दिमाग से, दीपंकर भट्टाचार्य भी थे और मुकेश सहनी भी थे, राजेश राम भी थे। ये सारे लोग थे उनकी पूरी यात्रा के दौरान, और स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको पूरा महत्व दे रहे हैं। इतना उन्होंने काफ़ी ग्राउंड वर्क कर दिया था जिसके बाद कोई शंका रह नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन ये जो सीटों का विवाद खड़ा हुआ और उसमें ये भी एक प्रचार शुरू हो गया कि तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं हो रही है, महागठबंधन नहीं कर रहा है और ये कांग्रेस की वजह से नहीं हो रही। कांग्रेस की वजह से नहीं हो रही मतलब राहुल गांधी रुकावट डाल रहे हैं। तो इस तरह के एक अभियान चलाया गया और जाहिर है कि ये अभियान महागठबंधन के नेताओं या कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं चलाया गया, बीजेपी की तरफ से ज़्यादा चलाया गया और उस अभियान
के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग भी फंस गए जो जानते हैं कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कर रहे होंगे, वो एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, वो इस संकट से महागठबंधन को निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ हाईलाइट कोई नहीं कर रहा था। अब इस बीच में राहुल गांधी ने दो बड़े महत्वपूर्ण काम किए जिसको तवज्जो दी जानी चाहिए थी, जिसका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने एक काम तो ये किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को तैयार किया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव न लड़ें, जबकि वो ऐलान कर चुके थे कि 6 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। महागठबंधन से वो अलग हो गए थे, लगभग ये घोषणा हो गई थी। वो तो केवल 2-3 सीटों पर राजी हो जाते, लेकिन आरजेडी की जो जिद थी उसकी वजह से वो भी उनके साथ भी तालमेल नहीं हो पा रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने इनिशिएटिव लिया, हेमंत सोरेन से बात की, और इस तरह से हेमंत सोरेन ने बिहार में अपनी पार्टी के विस्तार या अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम दी और वो हट गए चुनाव। एक बड़ी राहत महागठबंधन को इससे मिली। फिर दूसरा काम उन्होंने ये किया कि विकासशील पार्टी के नेता मुकेश सहनी, जो कि ऐसा लग रहा था कि अब महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे, बुरी तरह खफा थे, नाराज थे, उनको मनाया। ये उन्हीं की वजह से, राहुल गांधी की वजह से हुआ कि मुकेश सहनी जो 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर 30 पे आए, फिर 25 पे आए, और राहुल गांधी ने उन्हें 15 पर तैयार किया। 15 सीटों पर विकासशील पार्टी को तैयार किया, मुकेश सहनी को तैयार किया, और उसी में उन्होंने उनको उप मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश करने का वादा किया। तो ये एक जो बड़ी प्रॉब्लम महागठबंधन में पैदा हो रही थी, इसको उन्होंने सॉर्ट आउट किया। अब जहाँ तक सीटों का ताल्लुक है, तो आप देखिए कि तेजस्वी यादव या आरजेडी ही मुकेश सहनी को लेकर आए थे महागठबंधन में, अपने साथ घुमा रहे थे, जहाँ भी जाते थे अपने साथ रखते थे। लेकिन जब सीटों के बंटवारे की बात आई तो उन्होंने अपने खाते से सीटें देने से मना कर दिया। अब किसके खाते से जाएंगी? वो सीटें सारी कांग्रेस पार्टी के खाते से जाएंगी, ऐसा कहा गया। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि पिछले चुनाव में उसका प्रदर्शन ज़रूर खराब था, उसका स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब था, लेकिन उस चुनाव से इस चुनाव तक उसने काफ़ी अपनी स्थिति को संवारा है, और ये उसकी एक बड़ी वजह राहुल गांधी है। उनका एजेंडा है जिसमें दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को उन्होंने सबसे आगे रखा है। चाहे संविधान बचाव हो, चाहे आरक्षण बचाव हो, चाहे जातिगत जनगणना का सवाल हो, इन सारे मामलों को आगे करके उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहा है। कांग्रेस के तरफ बड़ी तादाद में दलित मतदाता आकर्षित हो रहे हैं। तो ये एक जो परिवर्तन आया है, उसकी वजह से कांग्रेस थोड़ा अति महत्वाकांक्षी भी हो गई कि 70 से 78 सीटों की मांग करने लगी। बाद में घटते घटते वो 60-61 सीटों पर टिकी है। मुझे लगता है कि उसे 50 से 55 सीटों से ज़्यादा नहीं लड़ना चाहिए था, और अपने से हिस्से से कुछ सीटें दूसरे को देना चाहिए थी। ज़्यादा सीटें लड़ेगी और फिर अगर रिजल्ट नहीं दे पाई तो फिर उसके सिर पर ठीकरा फूटेगा, जैसे पिछली बार फोड़ा गया था कि उसी की वजह से महागठबंधन सरकार बनाने से वंचित रह गई, क्योंकि उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती केवल 19। तो इस बार इस मामले में कांग्रेस से थोड़ा सा चूक जरूर हुई। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रादेशिक नेतृत्व को थोड़ा ज़्यादा ढील दे दी, उसे बार्गेन करने के लिए आगे कर दिया, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन इसके लिए कांग्रेस अगर जिम्मेदार है तो उससे कहीं ज़्यादा आरजेडी जिम्मेदार है, जो बहुत रिजिड हो गई थी। अगर वहाँ से लचीलापन आता, यहाँ भी थोड़ा लचीलापन दिखाया जाता, तो शायद इतनी बदमज़गी पैदा न होती। लेकिन इसमें राहुल गांधी की क्या भूमिका है? राहुल गांधी क्या अपनी पार्टी का विस्तार नहीं चाहेंगे? क्या वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो? क्या वो जो कवायद कर रहे हैं
जो मेहनत कर रहे हैं, जो यात्राएं निकालते हैं, जो जोखिम ले रहे हैं, क्या वो जो रीजनल पार्टियां हैं उनको मजबूत करने के लिए कर रहे हैं? ठीक है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स है और रीजनल लेवल पर जो पार्टी सबसे मजबूत है उसका दावा सबसे ज़्यादा बनता भी है। और अगर बिहार का संदर्भ लें तो आरजेडी इस मामले में अव्वल है, लेकिन उसको अव्वल न मानने से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। ऐसे में एक बेहतर तरीका ये हो सकता था कि कांग्रेस के लिए भी स्पेस रखा जाए, लेकिन शायद चाहे वो आरजेडी इधर हो चाहे वो जेडीयू उधर हो, दोनों पार्टियों ने ये तय कर रखा है कि राष्ट्रीय पार्टियों के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं रखेंगे, इसलिए जेडीयू वहाँ बीजेपी को नियंत्रित करता है और इधर आरजेडी कांग्रेस को नियंत्रित करती है। और इसलिए गठबंधन में तनाव भी पैदा होता है, उस गठबंधन में भी तनाव पैदा हो रहा है और इस गठबंधन में भी तनाव पैदा हो रहा है। और जहाँ जहाँ कांग्रेस रीजनल प्रादेशिक स्तर पर चुनाव लड़ने जाएगी, जहाँ पर उसे दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना है, वहाँ ये दिक्कतें पेश आएंगी। ये कोई अनहोनी या ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं होगी, हो सकती है, होगी। ये जो टकराव है, राजनीतिक टकराव, ये किसी हद तक होंगे। अब ये टकराव इस हद तक न जाएं कि महागठबंधन की छवि प्रभावित हो, महागठबंधन के परफॉर्मेंस पर असर डाले, ये देखना होगा। तो ये, लेकिन इस सब की जिम्मेदारी क्या अकेले कांग्रेस की है, अकेले राहुल गांधी की है, उन्हें ही ये सारा मैनेज करना है, या कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी जो मैच्योर लीडर्स हैं उनको इस काम में लगाएं। तो ये चूक संगठन के स्तर पर खड़गे की तरफ से ज़्यादा मानी जाएगी, या फिर ये मान लिया जाए कि खड़गे तो कोई फैसला करते ही नहीं है, सारे फैसले राहुल गांधी करते हैं। और ऐसा लेकिन लगता नहीं है कि राहुल गांधी अपनी चला रहे हों। ऐसा तो एक बार भी उन्होंने संदेश नहीं दिया कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बाईपास कर रहे हैं या उनकी सुन नहीं रहे हैं या अपनी थोप रहे हैं। ऐसा एक ही भी प्रकरण ऐसा नहीं आया है। ऐसी सूरत में जो सेंट्रल हाई कमान है, जिसमें जो CWC है और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके अपने सलाहकार हैं, उनको ऐसी सूरत में इंटरवीन करना चाहिए और ऐसी स्थितियां नहीं बनने देना चाहिए कि इस तरह की बदमज़गी ठीक चुनाव के पहले हो। ये सीटों का बंटवारा 15-20 दिन पहले भी अंतिम रूप दिया जा सकता था, लेकिन अंतिम समय तक खींचना इधर कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल खड़ा करता है, वहाँ आरजेडी की लीडरशिप पर सवाल खड़ा करता है। तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी को इसमें जिम्मेदार बनाना ये उचित नहीं होगा। राहुल गांधी आमतौर पर ये सीटों के बंटवारे के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये हमने तमाम राज्यों में देखा है। और उनकी ये भी पॉलिसी रही है कि मोटे तौर पर वो चाहते हैं कि कांग्रेस डिसेंट्रलाइज हो, राज्य की लीडरशिप राज्य स्तर के फैसले लेने में सक्षम हो। वो ये नहीं चाहते हैं कि सेंट्रल हाईकमान हर चीज़ को थोपे, गाइड करे। लोगों के दिमाग में ये बस गया है कि कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार है और सेंट्रल हाईकमान वही है और वही राज्यों के हर फैसले भी ले, जबकि राहुल गांधी ने उस स्थिति को बदला है। जब से उन्होंने अध्यक्षता छोड़ी है और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास अध्यक्षता आई है, तब से उन्होंने राज्य के स्तर पर ज़्यादा छेड़छाड़ करने की खुद कोशिश नहीं की है। और यहाँ तक कि हमने देखा कि प्रियंका गांधी भी उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, सोनिया गांधी भी उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो गांधी परिवार ने इस तरह की राजनीति से अपने को थोड़ा किनारे किया है, बाहर किया है। ऐसी सूरत में अगर लोगों का माइंडसेट पुराना वाला है, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हों, आलोचक, प्रशंसक जो भी हैं, उनका वो माइंडसेट पुराना वाला है, इसलिए वो इस पूरे विवाद में भी उसी नज़रिए से देख रहे थे और इसीलिए उन्हें लग रहा था कि राहुल गांधी का फेलर है। देखिए, आज के ज़माने में आप कोलंबिया में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं या किसी और राजधानी में बैठे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कनेक्टेड रहते हैं और
अगर कनेक्टेड हैं तो आप अपनी सलाह दे सकते हैं, अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको टारगेट करना है तो आप 10 बहाने ढूंढते हैं, आप प्रशंसा करना चाहते हैं तो 10 खामियों को नज़रअंदाज भी करते हैं। तो ये दोनों अतियाँ हैं। एक बैलेंस अप्रोच ये होती है कि जो परिस्थितियाँ हैं और जिस तरह की लीडरशिप है वो किस तरह से काम कर रही है, इसको ज़रा समझदारी के साथ देखा जाए और उसका आकलन किया जाए। तो मेरे समझ से बिहार में क्राइसिस को हैंडल करने में चूक तो हुई है, कांग्रेस पार्टी से भी हुई है और आरजेडी से भी हुई है, लेकिन राहुल गांधी का रोल इसमें उस तरह से नहीं था, इसलिए उनको घसीटना उचित नहीं होगा, बल्कि राहुल गांधी को श्रेय देना चाहिए। और एक श्रेय के हकदार और हैं वो, अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना है तो ये दरअसल पूरे जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट हैं उनको आकर्षित करने का भी एक एजेंडा है, जो कि राहुल गांधी अपनी राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं। ये केवल ये नहीं है कि मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता हैं, उनके 2.5% के आसपास वोट हैं, बस वही आएगा, लेकिन ये पूरा मैसेज जो है पूरी जो बैकवर्ड एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट हैं जिसको ईबीसी कहते हैं उनमें जाएगा। और अगर उन्हें ये उम्मीद लगती है कि हमारे बीच से भी कोई नेता इस पद तक पहुंच रहा है तो शायद उनमें भी एक मोबिलाइजेशन होगा, वो एनडीए नीतीश कुमार से छिटकेंगे और उस बहाने कांग्रेस और फिर पूरे महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं। तो जो राहुल गांधी का योगदान है उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो कांग्रेस ने गलती की है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और आरजेडी को भी उसकी गलतियों के लिए माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।